तो पाकिस्तान पर हमले की तैयारी के बीच तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में कल दरअसल एक नहीं कई बैठकें होने जा रही है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर रहेगा। कल सीसीएस की बड़ी बैठक होगी, ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। पहलगाम हमले के बाद में ये तीसरी बार सीसीएस की बैठक होने जा रही है। बता आपको ये भी दें कि सीसीएस की बैठक के बाद में सीसीईए की भी बैठक होगी, यानी कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक। ये दूसरी बार होगी सीसीई की बैठक। आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार एक नई गाइडलाइन भी जारी करने जा रही है। ये गाइडलाइन होगा न्यूज चैनल्स के लिए। बड़ी खबर है ये, न्यूज चैनल्स के लिए केंद्र सरकार कल गाइडलाइन जारी करेगी। अगले 15 दिन क्या कंटेंट चलाना है, किस प्रकार की खबरें चलानी है, उसको लेकर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाएंगी। प्रॉपर गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से न्यूज चैनल्स को जारी की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक, उससे पहले सीसीएस की बैठक होगी, सिक्योरिटी की, कैबिनेट की, और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। साथ साथ में कल केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। बता आपको ये दें कि कल मॉक ड्रिल भी होना पूरे देश में, और उस बीच ये दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बैठक हुई थी सीसीएस की, सीसीई की, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की भी बैठक हुई थी। पॉलिटिकल अफेयर्स की जो बैठक थी वो हुई थी, और उन बैठकों से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई थी। अब देखने वाली बात होगी कि कल जो बैठक होने जा रही है क्या वो अंतिम बैठक होगी, उसके बाद एक्शन की तैयारी, ये तमाम चीजें जो है वो कल पता चलेंगी। लेकिन ये बड़ी खबर है, पहलगाम हमले के बाद में सीसीएस की ये तीसरी बैठक कल दिल्ली में होने जा रही है। सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद सीसीईए की, इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक यहां पर होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर। देखिए, पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने कई राज्यों में 7 मई को यानी कल सुरक्षा मॉक ड्रिल करने के लिए कह दिया है। इसका मकसद बहुत साफ है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच नापाक हमले की स्थिति में प्रभावी नागरिक सुरक्षा की जा सके, इसको सुनिश्चित किया जा सके, यह प्रयास है। आपको बता दें कि पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल कब हुई थी वो समझ लीजिए। पिछली बार ये मॉक ड्रिल जो हुई थी इस प्रकार की वो हुई थी 1971 में, यानी 54 साल पहले। जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था, वो भीषण संघर्ष हुआ था जिसमें पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। देश की सुरक्षा केवल बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि जब संकट दस्तक देता है तो पूरा देश एक फ्रंटलाइन बन जाता है। इसलिए ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल जैसी सैन्य सुरक्षा गतिविधियों को परखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज के दौर में ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैकआउट की। ब्लैकआउट को जरा समझ लीजिए ताकि कल आपको कोई हैरानी ना हो। ब्लैकआउट का मतलब होता है सभी प्रकार की लाइटें और बिजली से चलने वाली चीजें पूरी तरीके से बंद कर देना। यह आमतौर पर हवाई हमले या मिसाइल हमले की आशंका के वक्त लिया जाता है ताकि दुश्मन को ऊपर से कोई विजुअल टारगेट ना हो। युद्ध काल में शहरों को अंधेरे में डुबो देना एक रणनीति होती है, जिससे हवाई हमलों से जान माल की रक्षा सिविलियंस की हो सकती है। अब बात मॉक ड्रिल की भी हम कर लेते हैं ताकि आप समझ पाएं कि ब्लैकआउट के साथ साथ में मॉक ड्रिल क्या होती है। मॉक ड्रिल जो है आशंकित आपदा या आतंकी हमले के दौरान किस तरह का होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से आम जनता, प्रशासन और सुरक्षा बल प्रतिक्रिया देंगे, इसका अभ्यास होगा। ये ड्रिल नागरिकों को प्रशिक्षित करती है कि जब हमला हो या संकट आए तो घबराए नहीं, बल्कि तय प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करें। इसमें एयर, रेड सायरन, बंकर में छिपना, बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया समाहित होती है। ये जरूरी क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे। ये सायरन, ब्लैकआउट, ये सब कुछ जरूरी क्यों है समझ लीजिए। मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या होता है आज के दौर में, ये सीमाओं पर खतरे जो बढ़ते हैं, आतंकी हमले, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, साइबर युद्ध की आशंका, इन सभी को देखते हुए मॉक ड्रिल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ब्लैकआउट भी जो होता है इसमें वो भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये संभावित भविष्य की तैयारी भी होती है। इनका मकसद सिर्फ लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि यह भी जांचना होता है कि प्रशासन कितना सतर्क और संगठित है। अब इसके मॉक ड्रिल जरूरी क्यों है वो आपने ग्राफिक्स के माध्यम से देखा, अभी जरूरी क्यों है वो भी जान लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, इससे आम नागरिकों को जो सैन्य प्रक्रिया कार्रवाई होने जा रही है उसकी जानकारी मिल जाती है। बचाव एजेंसियों की तत्परता का मूल्यांकन भी हो जाता है कि कितनी तेजी से मदद के लिए पहुंच सकते हैं। असल संकट के वक्त में प्रतिक्रिया समय जो है वो काफी कम हो, इसकी कोशिश यहां पर होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलती है इससे, इस प्रकार के मॉक ड्रिल से। लेकिन कुछ चुनौतियां और नुकसान भी हैं।
गलत सूचना या अफवाह से दहशत फैल सकती है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए भी कहा जा रहा है। एक आम जनजीवन कुछ देर के लिए बाधित होता है। यदि सही संचार ना हो तो भ्रम और अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। फिर भी सच यही है कि सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं होता। भारत जैसे देश जो 3 तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, जहां आतंकवादियों को पड़ोसी देशों में समर्थन मिलता है, वहीं ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल अब विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। आम लोगों को चाहिए कि वो इस प्रकार के अभियानों में हिस्सा लें, समझें और सतर्क रहें, क्योंकि अगला युद्ध सिर्फ फौज नहीं लड़ेंगी, पूरा भारत लड़ेगा। आपको बता दें कि युद्ध के समय ब्लैकआउट एक ऐसी रणनीति है जिसमें कृत्रिम रोशनी को न्यूनतम किया जाता है ताकि दुश्मन के विमानों या पनडुब्बियों को निशाना ढूंढने में कठिनाई हो। यह प्रथा मुख्य रूप से 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 45 के दौरान प्रचलित थी। ब्लैकआउट नियम घरों, कारखानों, दुकानों, वाहनों की रोशनी को नियंत्रित करते थे, जिसमें खिड़कियों को ढकना, स्ट्रीट लाइट्स को बंद करना, वाहनों की हेडलाइट्स पर काला रंग या मास्क लगाना शामिल था। ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों को मुश्किल बनाना था। रात के समय शहरों की रोशनी दुश्मन के पायलटों के लिए निशाना ढूंढने में सहायक होती थी। उदाहरण के लिए 1940 के लंदन ब्लिट्ज के दौरान जर्मन लुफ्टवाफे ने ब्रिटिश शहरों पर रात में बमबारी की थी। रोशनी को कम करके नेविगेशन और टारगेटिंग को जटिल किया गया। तटीय क्षेत्रों में भी ब्लैकआउट जहाजों को दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाने में मदद करता था, जो तट की रोशनी के खिलाफ जहाजों की सिलहुट देखकर हमला करते हैं। ब्लैकआउट के नियम भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। नियम भी समझ लीजिए। घरों और इमारतों के लिए खिड़कियों दरवाजों को ढकना होता है। 1 सितंबर 1939 को ब्रिटेन में युद्ध की घोषणा से पहले ब्लैकआउट नियम लागू किया गया था। सभी खिड़कियां, दरवाजों को रात में पर्दे लगा दिए गए थे। कार्डबोर्ड या काले रंग से ढकना अनिवार्य कर दिया गया था ताकि कोई भी रोशनी बाहर ना निकले। सरकार ने इन सामग्रियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की। स्ट्रीट लाइट्स, सड़क की जो सभी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जो आप देखते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाता है। उन्हें काले रंग से आंशिक रूप से रंगा भी जाता है ताकि रोशनी नीचे की ओर भी ना दिखाई दे। लंदन में 1 अक्टूबर 1914 को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कमिश्नर ने वहां के बाहरी रोशनी को बंद करने का यह आदेश दिया था। दुकानों और कारखानों की अगर हम बात करें तो कारखानों में बड़े कांच के छतों को काले रंग से रंगा जाता था, जिससे दिन के उजाले में भी प्राकृतिक रोशनी कम हो जाती थी। दुकानों को डबल एयरलॉक दरवाजे लगाने पड़ते थे ताकि ग्राहकों के आने जाने पर रोशनी बाहर ना निकले। वाहनों के लिए ब्लैकआउट नियम वाहनों की रोशनी को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम थे, क्योंकि हेडलाइट्स की रोशनी दुश्मन के विमानों को आबादी वाले क्षेत्र या कारखानों की ओर से मार्गदर्शन कर सकती थी। ब्रिटेन में लागू नियम इस प्रकार से थे, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो हेडलाइट्स है उस पर मास्क लगा दिया जाता था। केवल एक हेडलाइट का उपयोग की अनुमति थी, जिस पर 3 क्षैतिज स्लिट वाला मास्क लगाना भी पड़ता था। यह रोशनी को सीमित करता था ताकि जमीन पर केवल थोड़ी रोशनी पड़े। वाहनों के लिए ब्लैकआउट नियम क्या क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रियर और साइड लाइट्स, रियर लैंप में केवल 1 इंच व्यास का छेद हो सकता था जो 30 गज की दूरी से दिखाई दे, लेकिन 300 गज से नहीं। साइड लैंप को मंद करना, हेडलाइट के ऊपर हिस्से को काले रंग से रंगना, ये सब बहुत अनिवार्य होता है। साथ साथ में व्हाइट पेंट क्या, वाहनों के बम्पर और रनिंग बोर्ड पर सफेद पेंट लगाया जाता है ताकि जमीन से दृश्यता बढ़े लेकिन ऊपर से दिखाई ना दे। स्पीड लिमिट, रात में ड्राइविंग के खतरों के कारण 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा ही लागू की गई। अतिरिक्त नियम क्या क्या है? वाहनों में कोई आंतरिक रोशनी नहीं होनी थी। रिवर्सिंग लैंप निषिद्ध। पार्किंग के दौरान इग्निशन की चाबी निकालना और दरवाजे लॉक करना अनिवार्य था। ब्लैकआउट का क्रियान्वयन और निगरानी वो भी हम आपको बता देते हैं। ब्लैकआउट नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक एयर रेड प्रिकॉशन यानी ARP वार्डन तैनात किए गए। ये वार्डन रात में गश्त करते थे। किसी भी इमारत या वाहन से रोशनी की झलक दिखने पर कार्रवाई करते थे। उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना या अदालत में पेशी का सामना करना पड़ता था। तो पाकिस्तान पर होने जा रहे भारत के हमले से संबंधित जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन सब के बीच में कल ब्लैकआउट होने जा रहा है, कल मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो किस प्रकार का ब्लैकआउट रहता है, मॉक ड्रिल रहता है, उसके बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी पंक्ति में आगे बढ़ेंगे और ब्लैकआउट के क्या प्रभाव रहते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारियां
ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि। सितंबर 1939 में ब्रिटेन में सड़क दुर्घटनाओं में 1130 मौतें हुई थी ब्लैकआउट की वजह से, जो पिछले वर्ष के समान महीने में 544 थी। अंधेरे के कारण पैदल यात्रियों और वाहन चालकों की दृष्टि जो है वो कम होने से दुर्घटनाएं बढ़ी। एक अनुमान के अनुसार लिफ्टबॉक को हवा में बिना उड़ान भरे महीने 600 ब्रिटिश नागरिकों की जान लेने का ब्लैकआउट नियमों ने दिया मौका। पैदल यात्रियों को सफेद अखबार या रुमाल ले जाने की सलाह भी दी गई ताकि वे अधिक दिखाई दें। नागरिक जीवन पर क्या प्रभाव, वो भी हम आपको बता देते हैं। ब्लैकआउट ने रोजमर्रा की गतिविधियों को बाधित किया। लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे, जिससे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। कारखानों में काले रंग की छतों के कारण कर्मचारियों को दिन रात कृत्रिम रोशनी में काम करना पड़ता था, जिससे उनका मनोबल गिरा और बिजली बिल भी बढ़े। दुकान को जल्द बंद करना पड़ता था और ग्राहकों के लिए प्रवेश निकास जो है वो जटिल हो गया। अपराध और अन्य खतरों की अगर बात करें, अंधेरे का फायदा उठाकर छोटे छोटे अपराध जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, वो भी बेहद महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। मनोबल पर क्या प्रभाव, वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ब्लैकआउट युद्ध के सबसे अलोकप्रिय पहलुओं में से एक हुआ करता था। इसने नागरिकों के मनोबल को कम किया और व्यापक शिकायतों को भी जन्म दिया। हालांकि ब्लैकआउट ने एकजुटता की भावना भी पैदा की, क्योंकि ये नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी भी थी। तथ्य और आंकड़े क्या कहते हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। ब्लैकआउट के प्रभाव के बाद 1 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा से पहले, वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं उस समय की, सड़क मृत्यु दर सितंबर 1939 से 1130 सड़क पर हुई थी मौतें। पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी गति सीमा रात में 32 किलोमीटर प्रति घंटे की उस समय तय कर दी गई थी ब्लैकआउट के समय में, जैसा कि अभी आपको बताया गया। आधुनिक संदर्भ में ब्लैकआउट की अगर बात करें तो हाल के समय में ब्लैकआउट नियमों की प्रासंगिकता की क्षेत्रीय तनाव के संदर्भ में देखी गई। 5 मई 2025 को एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट अभ्यास शुरू हुआ था। हालांकि आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट और रडार तकनीक के कारण ब्लैकआउट की प्रभावशीलता कम हो सकती है, फिर भी यह रणनीति आपातकालीन तैयारियां और नागरिक सुरक्षा का हिस्सा है। तो आतंक पर तगड़ा प्रहार होगा, देश उसके लिए तैयार है। किस प्रकार के मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट, वो हमने जानकारी आप तक पहुंचाई। अब बढ़ेंगे आगे। देखिए, इन सबके बीच में पीओके में रह रहे लोगों के बीच भी डर है और बड़े पैमाने पर यह डर है। पीओके में रहने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है, उनकी भी जुबानी आपको सुनाएंगे। अभी जो यहाँ के हालात खराब हैं, तो उस वजह से लोगों के अंदर एक परेशानी देखने में आ रही है कि लोग नहीं कर रहे। मतलब अपने जिस जो घर बना रहा था उसने वहीं काम रोक दिया। जो कारोबार में, मैं खुद एक दुकानदार हूँ, आप देख सकते हैं मेरे कमरे में, मेरी दुकान के अंदर काफ़ी चीज़ें जो शार्ट है मैं नहीं मंगवा रहा, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, समझ नहीं आ रही बॉर्डर के हालात कैसे किस तरफ जाएंगे, क्या होगा, क्या माहौल बनेगा, क्योंकि मीडिया पे तो एक जंग का समान सा बना हुआ है। इसलिए लोगों के अंदर डर खौफ भी है। हालात तो तकरीबन फायरिंग होने से पहले ही ख़राब हो जाते हैं। तो जिस तरह से इस दफ़ा हुआ है, या अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस बाज़ार में माशाल्लाह बड़ी अच्छी खासी चहल पहल होती है, मगर इस वक्त आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये तकरीबन पिछले कुछ दिनों से यही सूरत हाल है यहाँ पे। तो इस हवाले से हमारे पास जो हिफाजती इक़दाम हैं वो बहुत ही महदूद हैं। अभी की जो सूरत हाल है अभी मुख्तलिफ है। अभी यहाँ पे आबादी भी काफ़ी बढ़ गई है और यहाँ पे मोर्चे वगैरह दिफा की उस तरह की सहूलत नहीं है, तो लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि अगर भारत की तरफ से वो फायर खोल देता है या ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं उन्हें, इस वजह से उनमें काफ़ी तशवीश पाई